नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे भारतीय संविधान और इसमें जो आपातकालीन की जो व्यवस्था है, कब कब भारतीय संविधान में आपातकालीन लगाया जा सकता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, देखिए हम लोग एक्चुअली मैं अभी प्रेजेंट टाइम में एज ए एडवोकेट दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, दिल्ली कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूँ। तो हमारी जो बुकें होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों को सामने रखूँगा, आप लोगों को बताऊँगा और समझाऊँगा कि भारतीय संविधान में आपातकालीन की क्या नियम है, क्या कानून है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ी हिंदी में दिक्कत हो सकती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 25 जून 1975 को भारत में आपातकालीन घोषित हुआ था, ये सबको पता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति तत्कालीन फारुखुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। देश में इमरजेंसी के बाद संविधान में संशोधन करने की मांग 0 पर रही। भारत के संविधान के अंतर्गत आपातकालीन के समय कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भारत के संविधान की स्थिति बदल जाती है। भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, राज्यों का एक संघ है कहा जा सकता है। संघ को अलग शक्तियां और भारत के राज्यों को अलग शक्तियां दी गई हैं, परंतु भारत के संविधान की बनावट से यह प्रतीत होता है कि यह एक संघ अधिक शक्तिशाली है। भारत के संविधान में आपात उपबंध का समावेश कर संकट काल में भारत का संविधान संघात्मक से एकात्मक संविधान में बदल जाता है। इसका उद्देश्य राज्य की उपेक्षा समस्त भारत को अधिक महत्व देना और राज्यों के हितों से अधिक भारत राष्ट्र के हितों पर ध्यान देना। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें आपात उपबंध लागू किए जा सकते हैं, जैसे 1975 में घटी घटनाओं के परिणाम स्वरूप 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया, जिसके अंतर्गत इन उपबंधों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए। 1975 में लाए गए आपातकाल के दुष्परिणामों से सबक लेते हुए भारत की संसद ने 1978 में संशोधन कर सशस्त्र शब्द को आपात उपबंध के संबंध में समावेश किया गया और इसके स्थान पर अभियंत्रिक शब्द को हटाया गया। आपातकाल का प्रभाव मूल विचार यह प्रश्न है कि जब कभी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की जाती है तब संविधान में क्या परिवर्तन आते हैं और उद्घोषणा के क्या प्रभाव होते हैं। कुछ निम्नलिखित प्रभाव आपात उद्देश्य के होते हैं। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देना। आपात उद्घोषणा का सर्वप्रथम प्रभाव यही होता है कि संघ का कार्यपालिका शक्ति राज्यों को इस बात का निर्देश देने तक बढ़ जाती है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति किस तरह से प्रयोग करें। आपात की स्थिति में राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति केंद्र कार्यपालिका शक्ति के अधीन काम करती है। संविधान के अनुच्छेद 353 में संशोधन अनुच्छेद 352 में संशोधन किए जाने के कारण आवश्यक हुआ है। अनुच्छेद 353 में एक नया प्रांतुक जोड़कर संसद को यह शक्ति दी गई कि वह किसी ऐसे राज्य पर आपात संबंधी कानून लागू कर सकती है जो राज्य से अलग है जिसमें आपात उद्घोषणा परिवर्तन में है, यदि उस भाग की गतिविधियों में भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा का कोई खतरा हो। आपातकाल उद्घोषणा के लागू होते ही भारत का संविधान संघात्मक से एकात्मक संविधान हो जाता है। संघ की संख्या सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति आपात की घोषणा के परिवर्तन के समय संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसे ऐसे किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है जो संघ उसके पदाधिकारियों को कर्तव्य सौंपी हो, भले ही वह विषय संघ सूची में उल्लिखित न हो। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन नाम मात्र का हो जाता है। इस स्थिति में भी राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती है।
बल्कि केवल निलंबित हो जाती है। राज्य विधान मंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, पर वह संसद द्वारा पारित विधायियों के अधीन होते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंधों में बदलाव, आपात उद्घोषणा परिवर्तन की अवधि में राष्ट्रपति आदेश द्वारा जैसा कि वह उचित समझे। अनुच्छेद 268 से लेकर 279 तक में उपस्थित केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में परिवर्तन कर सकता है। आपातकाल में बहुत सारे ऐसे संबंध जिसमें राज्य को वित्त सहायता प्राप्त होती है, उन्हें भी राष्ट्रपति द्वारा अपने ढंग से परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्येक आदेश को शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो लोकसभा की अवधि में वृद्ध आपात घोषणा परिवर्तन में है। तब संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। भारत का संविधान उन 3 प्रकार की परिस्थितियों को उल्लेख करता है जो निम्नलिखित है। पहला, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के उत्पन्न होने पर। नंबर 2, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। और तृतीय, वित्तीय आपात पर। भारत के संविधान में भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंध पर प्रावधान किए गए हैं। समय समय पर इस भाग में संशोधन किए जाते रहे हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में या फिर सशस्त्र विद्रोह के उत्पन्न हो जाने की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद यह उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रपति को इस बात पर समाधान हो जाए कि गंभीर संकट विद्यमान हो या जिससे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत के उसके किसी भी भाग की सुरक्षा में संकट ऐसा सन्निकट है, तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा संपूर्ण भारत के संबंध में या उसके किसी ऐसे भाग के संबंध में कर सकेगा जो उद्घोषणा उल्लिखित किए जाएं। ऐसी घोषणा को राष्ट्रपति उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ले सकता है या परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा तब भी जारी करेगा जब उन्हें मंत्रिमंडल का विनिश्चय लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। पूरे मंत्रिमंडल के परामर्श से आपातकाल जारी किया जाएगा। प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और 1 महीने की समाप्ति पर यदि उस अवधि को समाप्त करने से पहले संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है तो परिवर्तन में नहीं रहेगी। यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय जारी की जाती है तब लोकसभा का विघटन हो गया है या उनका विघटन खंड 2 के अंतर्गत बिना कोई संकल्प के पारित किए 1 महीने की अवधि के भीतर हो जाता है, जबकि विधानसभा में राज्यसभा के संकल्प का अनुमोदन कर दिया और उद्घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी, जब तक कि उपरयुक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्पना न पारित किया गया हो। उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात कुछ सदस्यों के बहुमत से उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 मत से पारित होना चाहिए। 44वें संशोधन के पूर्व ऐसा संकल्प सदन के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर आपातकाल घोषणा दूसरे संकल्प के पारित होने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक परिवर्तन में रहेगी। यदि इसके पहले प्रतिसंहरण न कर दी गई हो तो 6 महीने की अवधि से अधिक जारी रखने के लिए प्रत्येक 6 महीने पर संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा। यदि 6 महीने की अवधि के दौरान आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना लोकसभा का गठन हो जाता है तो उद्घोषणा चुनाव के पश्चात नई लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी, चाहे आप कह सकते हैं। यदि इस अवधि के पूर्व उद्घोषणा का सदन द्वारा अनुमोदन न कर दिया गया हो तो यह भी उद्घोषणा
के अनुमोदन का संकल्प विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। आपात उद्घोषणा का क्षेत्रीय विस्तार 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि आपात उद्घोषणा देश के किसी भी भाग में पर सीमित की जा सकती है। यदि संपूर्ण भारत में लागू हो तो उसे किसी भी एक भाग से हटाया भी जा सकता है जहां तक सामान्य हो गई हो। इस संशोधन के पूर्व आपात की घोषणा संपूर्ण भारत के संविधान में ही की जा सकती है। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संसद के अनुमोदन के बाद आपात उद्घोषणा 6 महीने के लिए परिवर्तन में रहेगी। इस अवधि को बढ़ाने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा। इस संशोधन के पूर्व संसद के अनुमोदन के पश्चात यह निश्चित काल के लिए परिवर्तन में रहेगी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को पर्याप्त व्यापक शक्ति प्रदान करता है कि विश्व के किसी भी संघात्मक संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश नहीं किया गया है। संविधान सभा में इस विषय पर विचार विमर्श के समय कुछ सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि राष्ट्रपति द्वारा इस व्यापक शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस तर्क के विपरीत यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता और परामर्श से कर सकता है, जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा के बाद भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बनी रहती है। आपातकाल उद्घोषणा को अतिशीघ्र संसद के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसके अनुमोदन के बिना 2 महीने से अधिक समय के लिए परिवर्तन में नहीं रह सकती है। 1975 में घटी घटनाओं के परिणाम स्वरूप 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया, जिसके अंतर्गत उन उपबंधों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए। 1975 में लाए गए आपातकाल के दुष्परिणामों से सबक लेते हुए भारत की संसद ने 1978 में संशोधन कर सशस्त्र शब्द को आपात शब्द उपबंध के संबंध में समाविष्ट किया गया और इसके स्थान पर अभियांत्रिक शब्द को हटाया गया। आपातकाल का प्रभाव मूल विचार का यह प्रश्न है कि जब कभी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की जाती है तब संविधान में क्या परिवर्तन आते हैं और उद्घोषणा के क्या प्रभाव होते हैं। कुछ निम्नलिखित प्रभाव के बारे में अभी हम बात करते हैं। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देना आपात उद्घोषणा के सर्वप्रथम प्रभावी यही होता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को इस बात का निर्देश देने तक बढ़ जाती है कि वह अपने कार्यपालिका की शक्ति किस तरह से प्रयोग करें। आपात की स्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्र कार्यपालिका शक्ति के अधीन काम करती है। संविधान के अनुच्छेद 353 में संशोधन अनुच्छेद 352 में संशोधन किए जाने के कारण आवश्यक हुआ है। अनुच्छेद 353 में एक नया प्रांतुक जोड़कर संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी ऐसे राज्य पर भी आपात संबंधी कानून लागू कर सकती है जो राज्य से अलग है जिसमें आपात उद्घोषणा परिवर्तन में है। यदि उस भाग की गतिविधियों से भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा को कोई खतरा हो तो आपात उद्घोषणा के लागू होते ही भारत का संविधान संघात्मक से एकात्मक संविधान हो जाएगा। संघ की राष्ट्र सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन के समय राज्य को संसद को राज्य के सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसे किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है जो संघ उसके पदाधिकारियों को कर्तव्य सौंपी हो, भले ही वह विषय संघ सूची में उल्लिखित न हो। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति या विभाजन नाम मात्र का हो जाता है और इस स्थिति में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती है बल्कि केवल निलंबित हो जाती है। राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। वह संसद द्वारा पारित विधेयक के अधीन होते हैं। संसद और राज्यों के बीच संबंधों में बदलाव आपात उद्घोषणा परिवर्तन की अवधि में राष्ट्रपति आदेश द्वारा जैसा कि वह उचित समझे अनुच्छेद 268 से लेकर 279 तक में उपस्थित केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में परिवर्तन कर सकता है। आपातकाल में बहुत सारे ऐसे
संबंध जिसमें राज्यों को वित्त सहायता प्राप्त होती है उन्हें भी राष्ट्रपति द्वारा अपने ढंग से परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे प्रत्येक आदेश को शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जाएगा। लोकसभा की अवधि में वृद्धि आपात घोषणा परिवर्तन में है जब तब संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक का नहीं बढ़ाई जा सकती है। आपात उद्घोषणा के समाप्त हो जाने के बाद 6 महीने बाद स्वयं ही समाप्त हो जाती है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन आपात उद्घोषणा के सबसे खतरनाक पहलू यह है कि जब अनुच्छेद 358 के अनुसार आपात की घोषणा परिवर्तन में है तब अनुच्छेद 19 की किसी भी बात में कोई भी ऐसा विधि बनाने की अथवा कार्यपालिका को कोई ऐसी कार्रवाई करने की शक्ति अनुच्छेद 13 के अधीन नहीं होगी। अनुच्छेद 13 राज्य की विधायिका शक्ति पर अंकुश लगाता है जिसके अनुसार राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं निर्मित कर सकता जो मूल अधिकारों को कम करता हो, किंतु आपात घोषणा के परिवर्तन काल में राज्य के ऊपर यह प्रतिबंध समाप्त हो जाता कि राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती वह मूल अधिकारों के विरुद्ध है, उनका उल्लंघन करते हैं। इस स्थिति में अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों का केवल निलंबन ही होता है, अधिकार पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते हैं। और आपात उद्घोषणा के परिवर्तन में न रहने पर व्यवस्था पुनर्जीवित होते हैं, किंतु आपात के दौरान किए गए कृत्यों के विरुद्ध आपात स्थिति की समाप्ति के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। संविधान के 32वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 358 में एक नया प्रांतुक जोड़ा गया है। अनुच्छेद 352(1) में किए गए संशोधन के कारण आवश्यक हुआ कि इसके अनुसार यदि भारत के किसी भी भाग में आपातकाल स्थिति लागू है तो इसे इस समय बनाए गए कानून अन्य भागों में भी लागू होंगे यदि उन भागों में भी उत्पन्न होने वाली गतिविधियों में भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा को खतरा है। M.A. पाठक बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 358 में प्रयुक्त पदावली के बातों जो की गई थी या जाने में छोड़ दी गई है के प्रभाव के विषय में उच्चतम न्यायालय को विचार करने का अवसर मिला। इस मामले में तथ्य यह था कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के बीच 1961 में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार जीवन बीमा निगम उनको बोनस देने के लिए राजी हो गई, किंतु 1976 में आपातकाल के दौरान संसद LIC मॉडिफिकेशन सेटलमेंट एक्ट 1976 पास करके 1971 में किए गए समझौतों को रद्द कर दिया और यह उपबंध किया कि कर्मचारीगण आपात के दौरान बोनस की मांग नहीं कर सकते। कर्मचारियों ने उपायुक्त अधिनियम की मान्यता को उच्चतम न्यायालय में निर्धारित किया गया। उद्घोषणा का प्रभाव यह होता है कि अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा अधिकार नहीं होते बल्कि उनका परिवर्तन कराने का अधिकार निर्मित हो जाता है। उपर्युक्त का अर्थ लगाया जाना चाहिए कि आपात उद्घोषणा की समाप्ति पर उपर्युक्त समझौता पुनर्जीवित हो जाता है जिसके उसके लिए आपातकाल की अवधि के लिए भी दावा किया जा सकता है। संक्षेप में विधिक दावे आपात घोषणा मात्र से ही रद्द नहीं हो जाते, उनको केवल अनुच्छेद 358 और 359 के परिवर्तन काल में विधि बनाकर निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन अनुच्छेद 359 के अनुसार जहां की आपात उद्घोषणा परिवर्तन में है वहां पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह उद्घोषणा घोषित कर सकता है कि भाग 3 द्वारा दिए गए अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए जैसे कि उक्त आदेश में वर्णित हो किसी न्यायालय के परिवर्तन का अधिकार तथा इस प्रकार वर्णित अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में लिखित कार्रवाई या उस अवधि के लिए जैसा कि आदेश में उल्लिखित की जाए निलंबित हो रहेंगे। उपरोक्त प्रकार के समस्त आदेश समस्त भारत के या उसके किसी भी भाग पर लागू रहेगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 आपात की उद्घोषणा पर स्वतः निलंबित हो सकता है जबकि अनुच्छेद 359 का प्रयोग राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी भी मूल अधिकार को न्यायालयों द्वारा परिवर्तित कराने के अधिकार का निलंबन कर सकता है। यह आवश्यक नहीं कि
सभी अधिकार निलंबित किए जाए। भारत के संविधान अनुच्छेद 352 का प्रयोग सबसे पहले भारत पर चीन द्वारा आक्रमण के मौके पर किया गया था। सितंबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। 26 अक्टूबर को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें बाहरी आक्रमण से भारत की सुरक्षा संकट में है। यह आपात स्थिति 10 जनवरी 1968 तक चलती रहेगी। सन 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो आपात स्थिति की घोषणा की गई थी। यह आपात स्थिति मार्च 1977 तक प्रवर्तन में रही। 3 नवंबर 1962 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 359 के अंतर्गत एक आदेश जारी किया जो इस प्रकार अनुच्छेद 359 के अंतर्गत शक्ति में प्रयोग में राष्ट्रपति यह घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति के अनुच्छेद 14, 21 और 22 में दिए गए अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए जब तक कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जारी की गई आपात उद्घोषणा परिवर्तन में है, किसी भी न्यायालय के परिवर्तन का अधिकार निलंबित रहेगा। मखान सिंह बराम पंजाब राज्य AIR 1964 उच्चतम न्यायालय 382 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि राष्ट्रपति के आदेश के परिणाम स्वरूप पिटिशनर के किसी भी कानून के अधीन न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। केवल अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार के ऊपर नहीं है, वरना अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय जाने के विरुद्ध भी है। अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्दावली से विकृत स्पष्ट है, न्यायालय में नहीं किया जा सकता तो परोक्ष रूप से किसी भी अन्य विधि के अधीन भी नहीं न्यायालयों में नहीं किया जा सकता है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक जैसे ही अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आपात उद्घोषणा के परिवर्तन न रहने पर अनुच्छेद 19 पुनर्जीवित हो जाते हैं, किंतु आपातकाल में किए गए कृत्यों को आपात के पश्चात चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके विपरीत अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, उन न्यायालयों द्वारा केवल उनके परिवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 में जब प्रदत्त अधिकार समस्त भारत में निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 में जारी किए गए आदेश का विस्तार पूरे भारत तथा उसके किसी भी भाग में हो सकता है। अनुच्छेद 19 जब तक कि आपात उद्घोषणा परिवर्तन में है तब तक निलंबित रहता है, जबकि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अधिकारों का निलंबन पूरे समय से छोटी अवधि के लिए हो जा सकता है। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत आपातकाल में किए गए कृत्यों को आपात की समाप्ति के पश्चात चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनको अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ऐसे कृत्यों को आदेश की समाप्ति पर चुनौती दी जा सकती है यदि उनके द्वारा उस काल के नागरिकों के किसी भी अधिकार का अतिक्रमण किया गया है कि उस काल में भी अधिकार जीवित रहते हैं। प्रभाकर पांडुरंगा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि यदि किसी नागरिक को भारत प्रतिरक्षा अधिनियम या उसके अधीन निर्मित किसी नियम के विरुद्ध उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया गया तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत न्यायालय में परिवर्तन करने का अधिकार उसका निलंबित नहीं किया जा सकता है। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति ने इस आधार पर आपात स्थिति की घोषणा की कि आंतरिक अशांति से देश की सुरक्षा खतरे में, बाहरी आक्रमण से देश की सुरक्षा के लिए संकट के आधार पर 1971 में की गई आपात स्थिति की घोषणा पहले से ही प्रवचन में थी। इन दोनों आपात उद्घोषणाओं को वापस ले लिया गया और 1971 में लागू की गई आपात उद्घोषणा को 27 मार्च 1970 में समाप्त कर दिया गया। सन 1975 में लागू की गई आपात स्थिति को 21 मार्च 1977 को वापस ले लिया गया। संविधान के 38वें संशोधन में अधिनियम 1975 द्वारा अनुच्छेद 352 में एक नया खंड 4 जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 352 के खंड 1 में अलग आधार पर अलग उद्घोषणा करने की शक्ति शामिल है, भले ही इसके अंतर्गत एक उद्घोषणा पहले ही की गई हो, वह परिवर्तन में हो कि 44वें संशोधन 1978 इस संशोधन के अनुच्छेद 359 में 2
दो संशोधन किए गए थे। अनुच्छेद 359 के अधीन अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 359 के अधीन उन विधायियों को कार्यपालिका के आदेश से लागू करना होगा जिनमें इस आशय से उल्लेख किया गया कि आपात उद्घोषणा के संबंधित हैं। इस प्रकार 44वें संशोधन अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि प्रथम अनुच्छेद 1959 के अधीन राष्ट्रपति को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात भविष्य में अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के अधीन आपात के दौरान उन्हीं नीतियों तथा उनके अधीन जारी किए गए कार्यपालिका आदेशों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने के संरक्षण प्राप्त होगा जो आपात उद्घोषणा से संबंधित है, अन्य विधायियों को नहीं। यह संशोधन बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में भी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए खतरनाक निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए पारित किया गया है। राष्ट्रपति शासन भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 उद्घोषणा की तरह यह भी उपबंधित करता है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा राष्ट्रपति को समाधान हो जाए तो किसी ऐसी स्थिति में पैदा हो गई है जिसमें किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई भी कृत्य या राज्यपाल या विधानमंडल के भिन्न राज्य के किसी निकाय प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोग सभी या कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकेगा, घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकरण के द्वारा या अधीन रहेगी। वह ऐसे प्रासंगिकता अनुसांगिक उपबंध बना सकेंगे जो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए आवश्यक दिखाई दें। ऐसे किसी उद्घोषणा को राष्ट्रपति उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ले सकता है और उसे परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 356 में प्रयुक्त पदावली राज्यपाल से प्रतिवेदन या अन्यथा से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से कोई भी रिपोर्ट न मिलने पर कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और ऐसा संभव है कि राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री से मिल जाए और राष्ट्रपति को संबोधित तंत्र की विफलता की सूचना न भेजे। ऐसी स्थिति में केंद्र को अपने कर्तव्य का पालन करना होगा और स्वयं कार्य करना होगा। अनुच्छेद 356 के राष्ट्रपति का समाधान मंत्रिमंडल का समाधान होता है, उसका अपमान समाधान नहीं है। अनुच्छेद 356 प्रयुक्त शब्द शासन राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चला सकता बहुत व्यापक अर्थ रखता है। अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य जारी की गई उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और यदि वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस नहीं कर दी गई है तो 2 महीने की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी। यदि उस अवधि की समाप्ति पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता, किंतु यदि कोई उद्घोषणा ऐसे समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो तो यह 2 माह की अवधि के दौरान हो जाता है। पूर्व राज्य द्वारा अनुमोदन का संकल्प पारित कर दिया गया किंतु लोकसभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया तो पुनर्गठन के पश्चात लोकसभा की बैठक से 30 दिन की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। लोकसभा द्वारा राज्य द्वारा इस अवधि के भीतर अनुमोदन वाला प्रत्येक पारित नहीं कर दिया जाता है, इसके अंदर संसद उद्घोषणा का अनुमोदन कर देती है और 6 माह तक प्रत्येक परिवर्तन में रहेगी। संकल्प एक बार में अवधि जो होती है वो 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु कोई भी ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक परिवर्तन में नहीं रहेगी। अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। इस अवधि की समाप्ति के पश्चात न तो राष्ट्रपति और न ही संसद उद्घोषणा को बनाए रख सकते हैं। इस अवधि के भीतर ही चुनाव कराकर जनता के प्रतिनिधित्व को शासन सौंपा दिया जाएगा। SR
बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश की संविधान की पीठ ने अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने और संविधान को भंग करने की राष्ट्रपति की शक्ति सशर्त है और यह अत्यधिक शक्ति नहीं है। वह न्यायिक पूर्वावलोकन के अधीन है। यदि विधानसभा का भंग किया जाना अवैध पाया जाता है तो न्यायालय उसे पुनर्जीवित कर सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।